हेलो। मैं सचिन तिवारी आप सभी का आपके एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम हैकर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की भर्ती बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसी को देखते हुए आज हम लोग, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, कि यूपीएसआई में जो मैथ्स आएगी उसके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे, जो 100% यहीं से आपके प्रश्न देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं और आज सीरीज का हमारा पहला दिन है। अब इस सीरीज पर आपको धीरे धीरे आगे और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो दरोगा भर्ती के लिए आपकी ये सीरीज का आज से शुभारंभ है। चलिए करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ नंबर सिस्टम का है। ये इसमें आपसे पूछा कि 4096/9 की पावर, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का है ये क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, जब भी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल आ जाएगा, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि ऑप्शन देखते ही हमारे आंसर आ सकते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन आया, मैंने इसके सिर्फ ऑप्शन देख लिए और देखना ऑप्शन मार्क्स से ही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैंने देखा कि 1/41, 1/37, 1/43, 1/36। क्या इसमें से कहीं आपको 41 दिख रहा है? आप कहेंगे सर मुझे कहीं पर 41 नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या इसमें आपको कहीं 37 आ रहा नजर? आप कहेंगे सर 37 नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसमें कहीं आपको 43 आ रहा नजर? आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो होता है ना 4096 64 का स्क्वायर होता है, सभी को पता है। मतलब जब ये तीन नहीं हो सकते तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एग्जामिनर ये बात चाह रहा था कि आप इसको ऑप्शन से करें, क्योंकि अगर आपने सॉल्व किया आपका बहुत टाइम जाएगा, वहीं पर जो 1% बच्चा होता है, अच्छा बच्चा, वो ये करके निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन क्या होगा? आपने कहा सर ये माइनस की पावर है, तो ये 9 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 9/4096 की पावर 3/2 लिख नहीं सकता? आप कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू में ये क्या लिखा है? ये लिखा है 4/3 की पावर 5। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। अब ये भाग लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये भाग लिखा है। अब ये वाली पावर कैसी है? आपने कहा सर ये माइनस की है। अब एक बात बताना, क्या मैं इसको लिख नहीं सकता कि ये तो 4 ही रहेगा अपॉन में 256 की पावर, ये 3 हो जाएगा, माइनस का था इसलिए। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अगर मैं हटा दूं की पावर 1/4 को, ठीक है, हाँ, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 256 की पावर पूरे की कितनी हो जाएगी? आपने कहा सर ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये 1/4 पावर थी, मैंने यहां लिख दिया। अब ये क्या लिखा है? आपने कहा सर ये लिखा है 3 का स्क्वायर और ये लिखा है 64 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता इसका स्क्वायर इंटू में 3/2? आपने कहा सर जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है 4 की पावर 5 बटे में 3 की पावर 5। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, और ये पावर होती है किसकी? 6 की पावर 4 होता है। बताओ ये आपकी क्या होती है भाई? 256 क्या होता है? 4 की पावर 4 होता है। आपने कहा हाँ जी सर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4 और इनटू में कितना था? आपने कहा सर पावर था 3/4। बस ये करना था। अब इसका मैंने देखा कि 2 से 2 कट गया, यहां से मैंने देखा 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? आपने कहा सर ये क्या लिखा हुआ है? आपने कहा सर ऊपर बच गया 3 की पावर 3 और ये लिखा है 4 की पावर 3, तो और की पावर 3 होगा तो 4 की पावर 9 हो गया। इनटू में ये हो गया 4 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर 5। इनटू में सिर्फ यहाँ रह गया 4 की पावर 3। अब आपने देखा कि 4 की पावर 5 और 8, 4 की पावर 8 हो गया, और यहाँ तुम्हारा 9 है, तो यहाँ बचेगा 1/4। इनटू में यहाँ पर 3 की पावर 3 था, 3 की पावर 5 नीचे जाएगा, 2 पावर कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2। आपने कहा सर 3 त्रिका 9 और 4 36, तो 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर वही आया, लेकिन अगर आपने इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व किया होता तो इसमें आपका टाइम बहुत लग जाता है ना? तो कई सवालों को हमको सॉल्व नहीं करना रहता है। मैंने देखा कि ऑप्शन में ना तो 41 है, ना 37, ना 43। देखो आंसर वही निकल के आ गया 1/36। ठीक है,
अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये सवाल, और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका जो पूछा गया है वो आपका एचसीएफ से पूछा गया है। ये भाई एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है, और ये सवाल मैं 2025 में जितने भी एग्जाम हुए ना वहां से, और जितने मतलब एक्सपेक्टेड भी हैं और आए हुए भी हैं, ठीक है, यही पूछेगा वो आपसे। उसने पूछा 2⁻18 -1 और 2⁻20 -1 का एचसीएफ क्या होगा। मुझे बस एक चीज इसमें अगर आती थी तो इस सवाल में कुछ नहीं था। आप कहेंगे सर क्या, आप एक बात बताओ, मैंने लिखा a² -b², बताओ क्या होता है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये a - b होता है और एक इसका फैक्टर होता है a+b, बस ठीक है। जब भी कभी यहां पर पावर सम रही होगी और इस टाइप का होगा a² - b², हो सकता है a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 हो, मतलब इसके दो फैक्टर रहे होंगे, एक तो a - b और दूसरा a+b। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मैंने लिया, अब मैंने देखा कि ये लिखा है 2⁻18, तो यहां भी तो 1⁻18 है, यहां पर भी तो 1⁻18 होगी, ये 20 होगी ना, क्योंकि 1 की पावर हम जो भी कर देंगे सेम रहेगा। आपने कहा सर की पावर सम वाला ये बन गया, अर्थात इसके दो फैक्टर रहे होंगे। आपने कहा सर इसका एक फैक्टर रहा होगा 2 - 1 और दूसरा रहा होगा 2 + 1, भाई a - b और तुम्हारा a+b, और इस वाले का भी रहा होगा 2 - 1 और 2 + 1। आगे जो भी रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा कि दो में से एक जाएगा 1 और 2 और 1 3 हो गया, इसका भी फैक्टर 1 और 3, मतलब दोनों में एचसीएफ क्या आ गया। आपने कहा सर दोनों में 3 तो रहा ही होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बस इस सवाल को करने का यही था, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था। हमको पता है कि जब भी पावर सम होती है तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, a - b और a+b। वहां से मेरा डायरेक्ट एचसीएफ आ गया कि दोनों फैक्टर में 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये भी आपका। ये एग्जाम, ये मैंने अभी आपसे बोला कि एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। जितने भी हमारे भाई लोग यूपीएसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, आजकल के कोई भी एग्जाम इतने आसान नहीं होते हैं, आपको मेहनत तो लगातार करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और लोगों से, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे कई ज्यादा गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहिए। बाकी चीजें मैं मानता हूं ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। जो आपके हाथ में आप वो करिए बस। अगर आपने सपना देखा है स्टार लगाने का तो फिर उसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी और कोई नहीं करेगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी आपका ये एचसीएफ का सवाल है। उसने कहा कि धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जिनमें पी क्यू का महत्तम समावर्तक 37 है और पी क्यू का योगफल 1961 है। वो ये कह रहा है कि ऐसे कितने युग्म मौजूद होंगे, हमें युग्म पेयर मुझे ढूंढने के, ऐसे कितने पेयर होंगे जिसका एचसीएफ तो 37 होगा और योगफल इतना होगा। आपने कहा सर, आपने पढ़ाया था कि अगर कोई संख्या का एचसीएफ, मैंने कहा कि पी और क्यू का एचसीएफ है 37, तो वह संख्या क्या रही होगी। आपने कहा सर संख्या रही होगी 37p और कितना 37q, ये दो संख्याएं रही होंगी क्योंकि संख्याओं में हमेशा एचसीएफ होता है। आपने कहा हाँ जी सर। दोनों का योगफल है कितना, ठीक है, दोनों का योगफल है कितना संख्याओं का, तो संख्याओं का योगफल है 1961, ठीक है। यहां से अगर मैं p + q का मान अगर मैं ज्ञात करूं, ठीक है, तो यहां से 37 से हम लोग जब भाग करेंगे इसको तो ये 37 से कटेगा और ये जाएगा 37 से 3 5 15 5 3, ये जाएगा 53 बार। अब उसने युग्म पूछे हैं कि भाई दोनों के कितने युग्म होंगे पी और क्यू के जिनका एचसीएफ हमारा 37 ही रहेगा। भाई पी और क्यू मुझे ऐसे मान लेने हैं, अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जहां पर आएगा कॉमन उसको हम पेयर को हटा देंगे, जहां कॉमन नहीं आएगा वही हमारे पेयर हो जाएंगे। मैंने देखा कि यहां पर अगर 1 लेंगे तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा। आपने कहा सर यहां लेना पड़ेगा 52, यहां अगर लेंगे 2 तो यहां लेना पड़ेगा 51। क्या इसमें कुछ आ रहा कॉमन। आपने कहा सर नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आपको पेयर देखने थे कि कितने लेने हैं। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर क्या आ गया कि p + q का मान आ गया कितना 53। पेयर चाहिए मतलब 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 का भाग कर देंगे, जाएगा 26 बार, ठीक है। जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 पेयर ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसे रखेंगे ना आगे चल के जब आप रखते चले जाएंगे तो ऐसे पेयर आपके 26 बनेंगे, ठीक है।
ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर 3 और 50 का एक पेयर बनेगा। ऐसे ही चल के जब आप जाएंगे जहां पे रिपीटेशन होने लगे वहां हम लोगों को रुक जाना है। ठीक है, तो 26 पेयर हमारे बनेंगे। बस मैंने यहाँ देख लिया कि यहाँ आ रहा था 53 p प्लस क्यू का मान। इसका मतलब जो पेयर होगा, मतलब 2 के जोड़े में, तो मैंने 2 से भाग कर दिया। जितनी बार जाएगा भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके 26 पेयर बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें भी आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, फटाफट करेंगे। ये आपकी सीरीज है, जो इस सीरीज का आपका पहला लेक्चर है। ये सवाल बताओ भाई साहब, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको हल्के मत लेना। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जैसे 6, 20, 33 और 66 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2, 16, 29 और 62 प्राप्त हो सके। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा हम लोग इसमें चेक करते हैं कि शेषफल क्या बचेगा। भाई जब 6 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 20 से करेंगे 16 बचेगा, 33 से करेंगे 29 बचेगा। आप सभी लोग इसमें नोट कर रहे हैं कि सब में अंतर है कितने का। आपने कहा सर डिफरेंस है 4 4 का। भाई 6 में 2 का, 20 में 16 का, 4 4 का है सब पे। आपने कहा हाँ जी सर। कुछ नहीं करना होता है, जिससे हम लोग भाग करते हैं उसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6, 20, 33 और 66 का एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम आपको आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, आपने कहा सर एलसीएम होगा 660। ठीक है, उसने कहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब 660 हमारा एलसीएम हो गया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपने कहा सर 999 और 9 होता है। अब इसमें भाग दिया, एक बार जाएगा 660, बचेगा क्या, आपने कहा सर 9 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा और एक 9 मैंने यहां से ले लिया। इसके बाद 6 से जाएगा 5 बार तो 0 बचेगा, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 3 33। आपने कहा सर ये 99 हो गया। अब ये रिमाइंडर आ गया हमारा 99। अब इसमें क्या करते हैं कि ये मैंने संख्या मानी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो अब ये रिमाइंडर आ गया 99, मतलब मुझे ये माइनस करना पड़ेगा तभी ना मिलेगी संख्या। आपने कहा हाँ जी सर। तो 9999 में जब 99 जाएगा, अगर हमारे पास संख्या क्या मिली, आपने कहा सर 9900, 9900 मिल गया। पर 4 सब में से डिफरेंस आ रहा था, तो 4 का डिफरेंस हमको यहां भी लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9896। क्या ऑप्शन में है, आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, आसान सवाल ये भी था। मैंने देखा कि डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस मैंने ले लिया। फिर इसके बाद जिससे हम लोग भाग करते हैं उसका हमने एलसीएम लिया। बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की हो सकती है, आपने कहा सर 999 हो सकती है। रिमाइंडर बचा 99। अगर 99 नहीं होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो 99 मैंने यहाँ से हटा दिया और 4 का अंतर था तो 4 को माइनस कर दिया, तो 9896। ठीक है, इसका एक बेस जो आपको एग्जाम में सोचना था, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि आपको ऐसे करना है, लेकिन ये सभी लोग कर रहे होंगे ना। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनने के लिए आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए ढंग का। ठीक है, कैसे चलता, मैंने यहां देख लिया 20 में आता है 10। एक बात बताऊं, जैसे मैंने 88 से 10 से भाग किया, आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 8। ठीक है, मैंने 93 से 10 का भाग किया, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, मतलब 10 जहां पर 0 से भाग होगा तो लास्ट वाली संख्या आपने देखा जरूर आती है रिमाइंडर में। आती है कि नहीं आती, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैंने 20 से भाग किया, ठीक है, अब मैंने अगर 20 से भाग किया तो 20 से मुझे भाग करना है और 20 से रिमाइंडर क्या आएगा 16, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। क्या इसमें लास्ट में 6 है, नहीं है। क्या इसमें लास्ट में 6 है, आपने कहा सर नहीं है। इन दोनों में लास्ट में 6 आ रहा है। भाग करेंगे दोनों में शेषफल एक सा आएगा। पर उसने क्या कहा कि 4 अंकों से बड़ी संख्या ये है 9236 या 9896। आप कहेंगे सर यही बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा खत्म था सवाल यहीं पर। ठीक है, तो ये अप्रोच भी आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए वेपन्स आपके पास सारे होने चाहिए, आपके पास वेज सारे आने चाहिए हर प्रकार का। ऐसे नहीं कि बस सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं वो भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक स्मार्ट टीवी का मूल्य इतना इतना में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 20% अधिक पर अंकित किया जाता है, इसके 10 और इसे अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो स्मार्ट टीवी का लाभ क्या है। भाई अंकित मूल्य पर जो हमारा मार्क प्राइस होता है उसमें हम जब डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम कॉस्ट प्राइस पर हम लोग प्रॉफिट या जो लॉस होता है तब भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, लेकिन हमको देखना है कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि वैल्यू में फिर यहां से करेंगे कि 15 की ये 15,700 है, 20% अधिक करेंगे, फिर उसमें डिस्काउंट देंगे, इसके बाद आंसर निकालेंगे। लेंदी हो जाएगा भाई साहब, जॉब पा नहीं पाएंगे आप। मैंने देखा कि
प्रतिशत में आंसर पूछा है तो मुझे इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मैंने देखा कि एक बार 20% अधिक हो रहा है और दूसरी बार में 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये सक्सेसिव वाला बन गया आपका। ठीक है, आपने कहा सर मुझे आता है x प्लस वाई होता है, पर यहां पर क्या है डिस्काउंट, तो 20 माइनस 10 माइनस में 20 इंटू 10/100, 0 से 2 जीरो कट गए, 20 में से 10 गया और यहां बचा 2। आपने कहा सर 8% आना चाहिए, एक ही ऑप्शन था बी, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, देखते ही हमने आंसर निकाल दिया। हमें ये वैल्यू कितनी भी बनी रहे, हमें इससे लेना देना था ही नहीं, क्योंकि प्रतिशत में सवाल था परसेंटेज में और आपका परसेंटेज में ज्ञात करना था, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब मुझे वैल्यू से कोई लेना देना है ही ना, तो मैंने मान लिया कि भाई सीपी राव का कितना, आपने कहा सर ये तुम्हारा कितना खरीदा जाता है, सीपी राव का इतना। ठीक है, उसने कहा कि 20% अधिक पर अंकित मूल्य करते हैं, तो 100 में 20% पर किया 120 हो गया। उसने कहा कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं, सबना एसपी आता है, तो डिस्काउंट दिया 10% मतलब 12 का, बचा 108, मतलब 100 की चीज 108 में बेची, लाभ आया कितने का, आपने कहा सर 8% का। ठीक है, मतलब जो रियल वैल्यू थी हमें वो माननी ही नहीं थी। ठीक है, ओके, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल बताइए, सीआई का सवाल, अच्छा सवाल है ये। उसने पूछा कि कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। लगभग की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस सवाल को भी करने के 56 तरीके हैं, लेकिन कोई एक तरीका हम लोग अच्छा सा देख लेंगे। ठीक है, बताओ। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है। देखो सीआई जो होता है वो हमेशा सक्सेसों पे आता है। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी सीख लेंगे। एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपने कहा सर ये होता है 1/5। तो जो सीआई होता है वो हर साल, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर इंटरेस्ट होता है, ब्याज पर ब्याज। आपने कहा हाँ जी सर। तो हमारा पहली साल में रहा होगा 5 से 6, दूसरी साल में इसका स्क्वायर हो जाता है 25 से 36, और तीसरी साल में हो जाता है 5 125, और ये कितना, आपने कहा सर ये हो गया 216, और चौथी साल में हो गया 5 से फिर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 625, और ये आपका हो जाएगा कितना 6 36 1296। यहां तक आप आगे। आपने देखा कि पहले साल में दोगुना नहीं हो रहा है, दूसरी साल में 25 दूनी होता है कितना 50 होता है, ये तो 30 60 है, नहीं हो रहा है। 125 दूनी, ये भी दोगुना नहीं हो रहा है। जब 6 दूनी 12, मैंने देखा 600 होता तो 1200 होता। ठीक है, 625 से ये अप्रोक्स में दोगुना हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कहा सर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अप्रोक्स में 4 साल में ये वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। बस भाई मैंने देख लिया, हर साल बढ़ता है ना, पहली साल 5 से 6, दूसरी साल फिर होगा 25 से, फिर 125 से इतना हो गया, तीसरी साल फिर इतने से इतना हो गया। तो मैंने देखा कि यहां पर आपका दोगुना हो रहा है, मतलब 4 साल में आपका ये दोगुना हो जाएगा। ठीक है, सीआई एसआई से सवाल यूपीएसआई में पूछा ही जाता है, ये 100% है। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट करेंगे सवालों को, रुकेंगे नहीं। ठीक है, टाइम का ही खेल है। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 24% का डिस्काउंट देता है और फिर 20% का लाभ प्राप्त करता है। विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 76 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ हमेशा सीपी पर होता है, आप सभी जानते हैं। भाई यहां मैंने लिख लिया क्या, डिस्काउंट देता है। ठीक है, यहां मैंने लिख लिया अंकित मूल्य, मतलब ये एपी, और यहां लिख लिया मैंने जब देगा तो जब ये डिस्काउंट देगा तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस, और यहां लिख लिया हमने सीपी। कोई दिक्कत। 24% का डिस्काउंट देता। अगर ये 100 होगा मतलब ये 76 रहा होगा। आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां मैंने देखा कि 20% का लाभ, तो लाभ जो है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। 20% का लाभ का क्या मतलब है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब ये वैल्यू होगी 5 से 6। ठीक है, तो दोनों में विक्रय मूल्य अलग अलग क्यों है, इसको मुझे एक समान करना है। तो एक समान करने के लिए मुझे यहां पे करना पड़ेगा 6 का मल्टीप्लाई, और यहां पे करना पड़ेगा 76 का, तभी ना ये तुम्हारा विक्रय मूल्य एक समान होगा। आपने कहा हाँ जी सर। जैसे ही मैंने 6 का यहां किया, मैंने यहां देख लिया, मैंने यहां देखा कि अंतर है कितने का। आपने कहा सर 1 का अंतर है,
और 76 होगा तो 76 एकम 76, मतलब जो सीपी और एसपी का अंतर है वही ना लाभ होगा। आपने कहा हाँ सर, तो लाभ है कितना? आपने कहा सर यहाँ 76 का है। उसने क्या बोला है? उसने कहा 76 का ही होना चाहिए लाभ, तो 76 का लाभ हो रहा है। आपने कहा हाँ जी सर। तो 6 का मल्टीप्लाई जैसे ही यहाँ करेंगे तो 100 का मान क्या आ जाएगा? 600। और इसी को मैंने क्या माना था? अंकित मूल, और अंकित मूल की ही उसने वैल्यू आपसे पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 600 रुपए। ठीक है, बस इतना ही करना था एग्जाम में, और कुछ नहीं करना था। एग्जाम में इतना ही करना होता है, ज्यादा रहता नहीं फैलाना कि आप पूरा लिखते चले जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेके आता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के चला आया। बढ़िया सवाल आपसे करवाएंगे, आपको अप्रोच भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, एक वस्तु क्यू को 47% के लाभ पर बेचता है और क्यू समान वस्तु आर को 50% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 6027 रुपए का भुगतान किया तो पी ने वस्तु को किस मूल्य पर इसको खरीदा है। ठीक है, आपने कहा सही है सर, समझ गया मैं। पी एक वस्तु क्यू को 47% के लाभ पर बेचता है। भाई ये पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका आर है। बहुत ध्यान से देखना, इस सवाल में कुछ नहीं है लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। उसने बोला कि पी एक वस्तु क्यू को 47% के लाभ पर, पी अगर 100 में खरीद रहा है तो वो क्यू को 147 में बेच रहा है। आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। क्यू वस्तु आर को 50% हानि पर, मतलब आधे पर बेच रहा है। आपने कहा सर इसके आधे पर बेच रहा है, तो आधे पर 2 सत्ते 14, दिया 6 और 5, 73.5% बेच रहा है। पर आर ने इसके लिए रुपए दिए कितने? आपने कहा सर आर ने इसके लिए रुपए दिए हैं, मेरे हिसाब से वैल्यू आर की है कितनी? आपने कहा सर 6027। पी का मान ज्ञात करना है, पी का 100 का मान ज्ञात करना है। तो यहां से 1 का मान क्या आएगा? आपने कहा सर यहां से 1 का मान आ गया और मुझे 100 का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के हमें इसको सॉल्व करना है। अब भाई साहब अगर आपने भाग दिया और मल्टीप्लाई की तो फिर ये मानो कि आपका बेड़ा गर्गी है। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो मैन है, उसी को तो हमको मतलब बहुत फास्ट तरीके से करना है। ठीक है, अब पागलों की तरह उसमें भाग नहीं करना है। इसके लिए आपको डिजिटल सम भी आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने पढ़ रखा होगा पहले से। डिजिटल सम बड़े से बड़े सवालों को हवा से उठा के नीचे जमीन पर गिरा देता है फटाक से। आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं डिजिटल सम को। डिजिटल सम का सीधा सा फंडा है, जहां पर योगफल 9 बनेगा उसको हम लोग हटा देंगे। मैंने देखा 7 2 9, ये तो हटी गया। 6 में 0 जोड़ेंगे आएगा 6। ये तुम्हारा 5 3 8, 8 7 15। आपने कहा सर ये आ गया आपका 6, और ये 1 में जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, तो 6 एकम 6। डिजिटल सम कितना आया? आपने कहा सर 1 आया। जहां पर डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। आपने देखा 8 2 10, 10 मतलब 1 और 0, 1 और 0 जब जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका 1 आ रहा है। 8 2 10, 1 हो गया, 1 और 3 4, ये 1 नहीं है। 9 हट गया, 8 9 हट गया, इसका 7 आ रहा डिजिटल सम, ये भी नहीं है। 8 और 1 9, 9 हट गया, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन था 8200, 8200 हमारा बिल्कुल सही आंसर था। देखा डिजिटल सम ने हमारी कैलकुलेशन को कितना कम कर दिया है। ठीक है, आप कहेंगे जी सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के व्यवसाय में 15,500 रुपए के कुल लाभ में से ए को इतने रुपए और बी को इतने रुपए मिलते हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, इस सवाल को करने से पहले साझेदारी के सवाल का केवल अगर एक कॉन्सेप्ट आपको आता है ना, फिर साझेदारी पार्टनरशिप के सवालों में कुछ भी ना है। आपने कहा सर कौन सा कॉन्सेप्ट? मैंने कहा कि पूंजी इनटू में जो समय है वो होता है लाभ क्या। ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इनटू में टाइम है वो हमारा किसका? प्रॉफिट के इक्वल होता है कि नहीं होता है? यहां से वो निवेश की मतलब इन्वेस्टमेंट की और लाभ की बात कर रहा है, मतलब समय एक समान रहा होगा। तो अगर समय समान रहा है इसका मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अनुपाती है किसके? प्रॉफिट के। बस यही तो था। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि लाभ के अनुपात में ही हमारे इन्वेस्टमेंट को, पूंजी को बांटा जाएगा। अब मैंने देखा कि ए और बी दो लोग थे, दोनों को लाभ हुआ कितने का? 15,500 का। लेकिन ए को मिला कितना? आपने कहा सर ए को मिला 5,500 का लाभ। तो फिर इसको मिला होगा किसका? आपने कहा सर इसको मिला होगा 10,000 का। तो मैंने इसका रेशियो ले लिया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर। यहां से आया कितना? 5 11, और यहां से 5 कटा 20 बार, 11 20 का रेशियो आ गया। उसने कहा कि लाभ मतलब कितना? बी के निवेश से इतना कम है। ठीक है,
ए के निवेश से। तो ये हमारा निवेश का रेशियो आ गया भाई, जो लाभ का रेशियो होगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अंतर है कितने का? आपने कहा सर 9 का, उसके हिसाब से अंतर आपने कहा सर 67500 का, 9 से काटा 763 और 9 पना 45, 7500 आ गया। आपने कहा हाँ जी सर। उसने क्या पूछा? उसने पूछा बी का इन्वेस्टमेंट क्या है। आपने कहा सर बी का 20 है, तो जब एक की वैल्यू इतनी है तो 20 की क्या होगी? इंटू में 20 कर देंगे। तो आंसर कितना है? 0 ये हो गया 150। क्या है कहीं 150? आपने कहा सर जी हाँ, ये वाला बी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का ये अच्छा सवाल था, समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे, सीरीज चल रही है अपना, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। बताइए ये सवाल, दो मित्र आपके थे, डेविड अजय की मासिक आय क्रमशः इतनी। ये तो भाई एग्जामिनर का क्या ही बताएं, गुड वन इसका क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह सवाल ना आता हो, लिख के रख लो, और इस साल भी आएगा, 100% है। करना कैसे होता है भाई? इनकम वाला सवाल। आप एक बात बताओ, इनकम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इनकम आपने कहा सर एक्सपेंडिचर, खर्चा प्लस में सेविंग, यही ना होता है? तो बस यही करना था। इनकम का उसने कहा कि भाई दो लोग हैं, एक तुम्हारे डेविड हैं, एक तुम्हारे अजय हैं। डेविड का जो इनकम का रेशियो है वो है कितना? आपने कहा सर 5:7 है। और इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? आपने कहा सर एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:4। और सेविंग्स दोनों की एक समान है, कितनी? 78,000 और 78,000। ठीक है, 78,000 और 78,000, 7800 होगा, इसमें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो का अंतर है। ठीक है, ठीक है, 7800, 7800। कुछ नहीं करना होता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या करना रहता है? 4 का इसमें किया, 4 पंचे 20 और 7 एकम 7, दोनों का अंतर लेना है। 4 पंचे 20, 7 एकम 7, अंतर कितने का है? 20 में 7 जाएगा, आपने कहा सर 13 आया बराबर में। अब इसका अंतर लेना है। आपने देखा कि 7,800 तो आ जाएगा कॉमन ही, तो 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब ये आएगा 3 इंटू में, यहां से 13 से ये कटेगा, तिरछिंग 6 बार 78, 6 तिया 1800। एक का मान आ गया 1800। उसने क्या पूछा है? उसने कहा कि डेविड की मासिक आय क्या होगी। आपने कहा सर 18,000 जो भी आया है। अब आपने कहा सर 18, उसने 5 का मान पूछा है, डेविड क्या कितनी? 5 है, तो जब एक का मान इतना है तो 5 का क्या होगा? 18 पंचे 90, 90,000 है। आपने कहा हाँ जी सर। सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का हम लोग यूज करते हैं। मैंने देखा कि 4 पंचे 20 और 7 एकम 7, अंतर आया 13 का। सेम अंतर यहाँ करेंगे, 7800 इंटू 1, 7800 इंटू 4, अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 7800। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसमें टाइम लग जाता, डायरेक्ट मैंने काट दिया, 6 1800 आ गया। जब एक का मान 1800 तो 5 की वैल्यू पूछी। अब वो चाहे डेबिट की इनकम पूछ ले, चाहे अजय का, चाहे एक्सपेंडिचर पूछ ले, सभी का मान हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का मान हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह नंबर सिस्टम का सवाल एक फिर से सवाल आया है। बताइए अब आप सभी लोग देखो सवाल में बोल क्या रहा है, ये सीखते हैं। उसने बोला कि यदि किसी संख्या के 25%, भाई सिर्फ आपको ऐसे सवालों में ये मानना है कि जो भी होती है संख्या अपने आप में 100% होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अगर 100% होती है, उसने कहा कि उसी संख्या के कितने 25%, तो 100 का 25% क्या होगा? 25 ही होगा। 25% में 78 जोड़ने पर उसने कहा कि परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी? जो हमने मानी थी 100% होती है। आपने कहा सर ये वाली प्रतिशत वैल्यू यहां ले जाएंगे तो यहां से 75% की वैल्यू आ कितनी गई? 78 आ गई। आपसे पूछा है कि संख्या का 80% पूछा है, भाई संख्या के 75% का मान आ गया 78, 80% का मान पूछा है। अब यहां बच्चे क्या गलती करते हैं? एक का मान निकालेंगे, फिर 80 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों भाई, इतना टाइम है तुम्हारे पास, इतने फ्री हो वहां पे, ये किस लिए दिया है भगवान ने? इसका यूज करो ना। क्या आपको यहां से दिख नहीं रहा है? मुझको तो दिख रहा है कि अगर 75% की वैल्यू 78 है, मतलब 1 टाइम्स ही जा रहा है, एक गुना ही तो है, तो ये भी अप्रोक्स में 1
गुना से थोड़ा ऊपर रहा होगा। आपने कहा से हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये 1 गुना से थोड़ा ऊपर है, 75 एकम 75, तो ये भी 80 एकम 80 मतलब 80 से थोड़ा ज्यादा रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है जो केवल 80 से थोड़ा ज्यादा है? एक ही ऑप्शन था, डी नंबर 83.2। ना मानो तो इसको सॉल्व करके देख लो, फालतू का अपना टाइम वेस्ट कर लो। ठीक है, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। अगर आपको औरों से अलग होना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई, दिमाग का यूज करिए। बताइए ये सवाल, कैलकुलेटिव सवाल ये भी है। सवाल आसान है लेकिन इसकी वैल्यू देखो भाई साहब, कितनी खतरनाक वैल्यू दी है। अगर आप काटने पर आ गए ना तो आपका कट जाएगा, फिर खत्म, सिलेक्शन लिस्ट से बाहर आप। तो सर कैसे करें, आइए हम बताएंगे। उसने कहा कि जल में हो गया प्रदूषण, उसके कारण क्या हुआ, एक छोटे से शहर में जनसंख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ठीक है, गत वर्ष में इतनी कम होगी, इतनी कम होगी। 2 वर्ष पहले की उसने पूछी है। भाई उसने कहा कि मैंने मान लिया 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी कुछ, ठीक है, उसने कहा कि पहले वर्ष में 2% चली गई, कितना बचा? आपने कहा सर बचा 98%। अब दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि 5% चली गई, बचा कितना? आपने कहा सर 95%। बराबर में अब रह कितनी गई संख्या? आपने कहा सर अब संख्या रहेगी 139650 बची है। कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा सर कोई दिक्कत ना, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसका मान ज्ञात करना है। उसने वही पूछा कि जनसंख्या थी कितनी पहले, बस यही तो ज्ञात करना है। अब आपने यहां अब अगर देखा जाए तो अगर तुम इसको ज्ञात करोगे, मैं लिख लेता हूं, अगर तुम इसको ज्ञात करोगे तो आप यही तो करोगे, 0 और ये 4 बार 0 हो जाएगा, है ना, फिर बटे में 95 इंटू में 98, ऐसे ही तो ज्ञात करोगे। अब आप इसको भाग लगाना शुरू करोगे 19 से, 5 से और पता नहीं किस किस से, ठीक है, और इतना माथा पच्ची आपका हो जाएगा कि फिर दिमाग आपका काम करना बंद कर जाएगा। तो ये सब नहीं करना है। अभी मैंने कहा ना डिजिटल सम, डिजिटल सम मैंने ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन से मुझे ये पता चल गया कि सभी का डिजिटल सम जो है वो अलग अलग आ रहा है। भाई दिख नहीं रहा आपको? आपने कहा सर इसका आ रहा है 5 और 1 6, इसका आ रहा है 5 5 10, 10 और 1 11, 11 मतलब 1 1 2, 2 आ रहा है। इसका देखा 5 4 9 तो हट ही जाना है, 1 आ रहा है। इसका देखा 5 2 7 और 1 8 आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब डिजिटल सम से करेंगे, फटाक से आंसर निकालेंगे। डिजिटल सम में मैंने क्या बताया, जहां जहां पर 9 होगा उसको हटा देंगे। 9 है 9 हट गया, 9 है 6 3 9 हट गया। यहां बचा डिजिटल सम 5 और 1 6, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, तो 6 एकम 6 हो गया। नीचे 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 4, इसको काट दिया, ये बचा 3/2। अब डिजिटल सम में जब भी नीचे आ जाए ना कोई वैल्यू, तो उसको हम लोग उसका डिजिटल सम को 1 बनाना पड़ता है। आपने कहा सर अगर मैं दोनों और 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 10। तो देखो ऊपर का डिजिटल सम 6 आ गया, नीचे आ गया 1, तो अर्थात डिजिटल सम आ कितना गया? आपने कहा सर 6 आ गया, तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। ये करना होता है भाई साहब, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कोई भी काम करना है तो हटके सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे बता ही रहा हूं, जब तक आप अपने किसी भी एग्जाम को, किसी भी ड्रीम को आप लेकिन फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं बड़े भाई के नाते या आपके टीचर के नाते मैं आपको बताता हूं। देखो मेहनत सभी लोग करते हैं, आपको पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, पागलों की तरह, ये बिल्कुल सत्य है। वो अगर आप आज कर लेंगे तो अच्छा है, या 2 साल बाद करेंगे तो अच्छा है, लेकिन करना है ही। जब करना ही तो फिर अभी से शुरू कर दो ना, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं बनने वाला। हाँ मैं मानता हूं कि मेहनत के साथ साथ थोड़ा लक भी होना चाहिए, मैं नहीं मानता था लक को, लेकिन मैं अब मानने लगा हूं, ठीक है। जब से मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मेरे एसएससी सीजीएल मेंस में 336 स्कोर था, प्री में 170 था और मेंस में 336 स्कोर था। मेरा 100% श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर सीजीएल का एसएससी की गलत नॉर्मलाइजेशन और घटिया उसका रिजल्ट बेसिस के हिसाब से मेरा भी सिलेक्शन किसी पोस्ट पर नहीं हो पाया है, जबकि 280 वाले स्कोर का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस चीज का क्या है ना, प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मेरा स्कोर आया। अब लक नहीं था वो बात ही अलग है, ठीक है। 291 280 वाले का सिलेक्शन हो गया है और मेरा 336 मेरा नहीं हो पाया। ऐसे मेरे साथ और भी लोग हैं भाई लोग, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या है ना, रिग्रेट नहीं रहा,
क्योंकि मेहनत किया था, अच्छा स्कोर लाया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको मैं बोलता हूँ किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए 80% भाई साहब आपकी मेहनत जो स्मार्ट वर्क होता है, 20% आप लक पे छोड़ दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन 80% तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। हम भी पहले नहीं मानते थे, हम भी मानते थे कि 100% लक से ही होते, मेहनत से होता है, पर ऐसा होता नहीं है। 20% लक मैं इस बार से मानने लगा हूं, जब से मेरे साथ हादसा हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाके रोज नारियल ही फोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है कि चलो सर ने बोला था, होता है, आप मेहनत करेंगे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जब एक डेटा कार्ड को 15875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य, भाई साहब इसका तुम डेटा देखो, इसका तुम वैल्यू देखो। अगर आपने काटा ना, मैंने क्या बोला, आपका टाइम बहुत जाने वाला है। डिजिटल सम अगर आता है, और भी चीजें अगर आपको आती है ना, सारे वेज आपको आने चाहिए। आइए हम बताते हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, 27% का लाभ प्राप्त होता है और इतने में बेच रहा है, मतलब 127% की वैल्यू ही तो है। कितनी, 15875। और सीपी पूछा आपने, कहा सर 100% का ही तो मान पूछा है, आखिरकार पूछा ही क्या है सर, आसान है। 15875 अपॉन में 127 एक का और 100 का पूछा है। आप तो हमसे ये बोल दोगे कि सर यही तो पूछा है, इसमें क्या है। पर आप इसको कैसे काटेंगे भाई, 127 से कितना टाइम जाएगा आपको, ऐसा करना है क्या, ऐसे पास होगा, नहीं होगा ना। डिजिटल सम मैंने देखा, जहां पर 9 होगा उसको हटा दिया, 7 2 9, डिजिटल सम 1 आया, 1 आ गया मतलब कुछ रहा ही नहीं। अब 8 और 1 9 हट गया, 5 5 10 7 17, 17 मतलब 7 और 1 8, और 100 का डिजिटल सम एक ही रहेगा, तो 8 एकम 8, डिजिटल सम 8 आना चाहिए। आपने कहा हाँ जी सर देखते हैं, 7 2 9 हट गया, 5 और 1 6 आएगा, 8 तो नहीं आया, 5 2 7 और 1 8, हाँ इसका तो आ रहा है 8, 5 4 9 हट गया, 2 और 1 3 आ रहा है, डिजिटल सम नहीं होगा, 6 2 8 1 9 आ रहा है, डिजिटल सम नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन था सी, बस। डिजिटल सम लगाते ही ना सवाल की धज्जियां उड़ जाती हैं, कुछ नहीं बचता उसमें। ओके, आप कहेंगे हाँ जी सर बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहां पर आपकी यूपीएसआई की जो सीरीज 1 थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। अगर आपको सॉल्यूशंस ये जो मैंने आपको सिखाए हैं करने में मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।